हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बायोलॉजी को देखने वाले हैं। आज के इस क्लास में हिस्टोलॉजी टॉपिक को कवर करेंगे, यानी कि उत्तक विज्ञान को देखने वाले हैं। इससे पहले इसका और भी क्लास दिया जा चुका है, प्लेलिस्ट आकर आप लोग चेक कर लें। आप लोग ध्यान रखें, अगर आप लोगों को ये बुक खरीदना हो, नोट्स खरीदना हो, तो आपके आसपास के बुक शॉप पे ज़रूर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से खरीद लें। यहाँ पे जो लोग नए हो, एक नज़र आप देख लीजिए। इस तरीके से थ्योरी इसका दिया गया है, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देखें। काफ़ी अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को डिफाइन किया गया है, और थ्योरी को देख लेंगे, फिर आपको लगाना होता है इसमें टेस्ट। तो टेस्ट कुछ इस तरह का है, आप इसे भी देखिए। अभ्यास प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे इस क्लास में 140 क्वेश्चंस को आप देखेंगे, यानी कि आज के इस क्लास में 140 सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आप लोग इस नोट्स को परचेज करते हो, आपको उसका आंसर शीट जो होता है वो नहीं दिया गया। एक होता है पीछे में लास्ट में आंसर वगैरह दिया जाता है, बट यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है, ये आपको ध्यान रख लेना है। बट आज के इस क्लास में आपको इसका आंसर भी बताया जाएगा। क्लास को आप लोग चाहें 1 से 2 से 3 बार ज़रूर देख लें, क्योंकि आज के इस क्लास को आप देखेंगे, आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल अच्छा खासा दिया गया है, और कुछ इस तरीके का ही सवाल आजकल के एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसीलिए कहा गया आप लोग क्लास को रिपीट करके चाहें तो देख लें। क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों के लिए अच्छा खासा मेहनत किया गया है आज के इस क्लास के लिए। आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट कर देते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में समान होता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तक कहा जाता है। ऑप्शन भी होगा राइट आंसर। उत्तक एक ऐसा कोशिकाओं का समूह है जो रूप, कार्य और उत्पत्ति में बिल्कुल समान रहता है। नंबर सेकेंड, निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए कौन सा कथन सत्य है। समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। सही बात है। पादप तथा जंतु दोनों में ही उत्तक पाए जाते हैं, यह भी आपका कथन सत्य दिया हुआ है। पहला और दूसरा सही होगा, ऑप्शन डी टिक करेंगे। उत्तक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीव में पाया जाता है, ये कथन गलत है। आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपको यहाँ पर डी टिक करना है। दोनों ए और जो थर्ड यानी कि फर्स्ट और थर्ड है, ये सही हो जाएगा। पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका लगभग एक समान ही होती है, फिर दोनों के उत्तकों एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं। क्योंकि ना ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे फर्स्ट को देखिए, पौधे में कोई गति प्रचलन नहीं होता है, जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं। पहला तो ये सही हो जाएगा। पौधे में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होते रहती है, यह भी सही है। जंतु तथा पौधे दोनों के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होती है, यह भी सही है। ऑप्शन इसके लिए आपको नंबर डी टिक करना होता है। इसे आप ध्यान से देख लें, जहाँ भी आपको लगे ज़्यादा टाइम चाहिए क्लास को रोक लिया करें, स्क्रीनशॉट लेना हो तो लेकर रखें, नहीं तो नोट्स तैयार करिए। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? हिस्टोलॉजी का पूछा, ऑप्शन ए बताना होता है। मेयर के द्वारा सबसे पहले किया गया था। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? कहते हैं उत्तक, भी सही जवाब। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को उत्तक, यानी कि ऑप्शन नंबर 5 का भी राइट आंसर है। नंबर 6, निम्नलिखित कथन पर विचार करके कौन सा कथन सत्य है बताएं। नंबर फर्स्ट में, किसी एक उत्तक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। ठीक है, यह आपका सही है। कुछ उत्तकों में विभिन्न आकार एवं बनावट की कोशिकाएं होती है, यह भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर इसके लिए सी टिक करना पड़ेगा। पादपों में विभाज्योतिकी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताएं। तो यहाँ पे देखिए, पादप में विभाज्योतिकी के बारे में पूछा है कि उत्तक के बारे में कौन सा कथन सत्य है। नंबर डी, इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधे के
विभाज्योतिकी उत्तक के संदर्भ में सही नहीं है बताएं। यह जीवित कोशिकाओं का बना उत्तक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये ना विभाज्योतिकी उत्तक के बारे में सही है, यह जीवित कोशिका का बना उत्तक है जिसमें कि विभाजन की क्षमता होती है। इस उत्तक के कोशिकाओं की रसधानियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती है कह रहा है। ये आपका क्या होगा, गलत है, बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती है। इसके कोशिका का केंद्रक बड़े बड़े होते हैं, हाँ सही है। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यानी कि आपका 8 का बी गलत दिया हुआ है। शीर्षस्थ विभाज्योतिकी उत्तरदायी होता है लंबाई में वृद्धि करने के लिए। शीर्षस्थ वाला विभाज्योतिकी पूछेगा किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लंबाई में वृद्धि करने के लिए। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए, यहाँ पे लंबाई में वृद्धि के लिए आपको ध्यान रख लेना है। वह उत्तक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, प्राथमिक के लिए शीर्षस्थ विभाज्योतिकी हो जाएगा सही जवाब। संवहन उत्तक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है किस चीज़ का, पार्श्व विभाज्योतिकी का उदाहरण है यह। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है उसे आप कैम्बियम कहते हो। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है वो कैम्बियम होता है। किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है, पार्श्व। ऑप्शन डी, किसी पौधे का जो तना होता है ना, तना का जो घेरा है, इसको बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक उत्तरदायी है, पार्श्व विभाज्योतिकी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब। निम्नलिखित कथन पर विचार करके कौन सा कथन सत्य है बताएं। नंबर फर्स्ट, पौधे के अस्थायी उत्तक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती, हाँ सही है। विभाज्योतिकी उत्तक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधे में अस्थायी उत्तक बन जाता है, बिल्कुल बन जाता है। दोनों कथन सत्य है, याद कर ले। सी आपको टिक करना है। एक बीज पत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है, क्या नहीं होता है, इनमें कैम्बियम नहीं होता है, बी सही जवाब। एक बीज पत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इसमें ना कैम्बियम नहीं होता है, बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभाज्योतिकी कहते हैं, क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। ऑप्शन आपको यहाँ पे डी टिक करना पड़ेगा क्योंकि ए और सी दोनों सही दिख रहा है। निम्नलिखित में से कह रहा है किसे प्राथमिक विभाज्योतिकी कहते हैं, तो शीर्षस्थ और अंतर्वेशी विभाज्योतिकी को कहते हैं क्योंकि ये ना पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते रहते हैं। संवहन उत्तक का निर्माण किस विभाज्योतिकी के द्वारा होता है, पार्श्व, सी सही जवाब। मृदु उत्तक किस प्रकार के उत्तक हैं, ऑप्शन ए, मृदु उत्तक जो हैं सरल उत्तक होते हैं यानी कि सिंपल टिश्यू से आप कहते हो। निम्नलिखित में से किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है, मृदु और स्थूल कोण उत्तक दोनों में किस उत्तक में जीवित कोशिका पाई जाती है, तो मृदु उत्तक बताइएगा, साथ ही साथ स्थूल कोण उत्तक बताना होता है। मृदु उत्तक का मुख्य कार्य, ऑप्शन नंबर बी, पौधों को लचीलापन प्रदान करना होता है। मृदु उत्तक का काम क्या होता है, पौधे को यानी कि पौधे में जो लचीलापन होता है ना, ये मृदु उत्तक के ही वजह से होता है। एक मिनट, मृदु उत्तक का मुख्य कारण देखिए, इसके लिए पौधे का लचीलापन को नहीं, क्योंकि मृदु उत्तक का काम ना भोज्य पदार्थ का संग्रह करना होता है, ठीक है। 21 का आपको ए ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखें। मृदु उत्तक का कार्य होता है भोज्य पदार्थ का संग्रह करना होता है। 21 आपको ए याद रख लेना है। नंबर 22, वायु तक किन पौधे में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफाइट्स में ना वायु तक पूछेगा कहाँ पर, तो हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, फाइटस में। जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं, ए राइट आंसर हो जाएगा, वायु तक की वजह से। जलोदभिद होता है, जलोदभिद
किसकी उपस्थिति की वजह से? तो वायु तक की उपस्थिति की वजह से जल में ये तैरते रहता है। वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है? भित्ति, सेलुलोज और जो है पैक्टिन की बनी होती है, तथा होगा पैक्टिन की, यहाँ पे तो लगाइएगा, पैक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिग्नी स्थूलक मिलते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन सी बताना होता है, कोलेन कायमा सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि वह कौन सा ऊतक है? तो वह ऊतक है कोलेन कायमा। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है और कोन पर अलिग्नी की जो स्थूलन होते हैं ये मिल जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन सी याद कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक केवल तरुण पौधे में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्षों में नहीं? ऑप्शन नंबर बी स्थूल कोण ऊतक हो जाएगा सही जवाब। साकी द्विबीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक का नाम है स्थूल कोण ऊतक। यहाँ पे 26 का सी सही जवाब हो जाएगा। साकीय द्विबीजपत्री पौधा जिसमें कि आपका सूर्यमुखी आता है, कद्दू आता है, इन सबको लचीलापन और दृढ़ता देने वाला जो ऊतक है उसका नाम है स्थूल कोण ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? स्थूल कोण ऊतक ध्यान रखेंगे जड़ में नहीं रहता है। 27 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊतक के कोशिकाओं की भित्ति लिग्निक के कारण मोटी होती है? दृढ़ ऊतक ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नंबर 29, पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? ऑप्शन सी दृढ़ोतक को मानते हैं। कह रहे हैं पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। आप याद कर लीजिए कोई ऐसा पेड़ जिसको क्या अगर उसके टहनी वगैरह को तोड़ना चाहें तो आपको मोड़ना पड़ता है और वो मुड़ भी जाता है। कह रहे कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसकी बहुतायत को माना जाता है? मतलब क्या उसमें ज़्यादा होता है? उसमें ज़्यादा होता है दृढ़ोतक, उसमें ज़्यादा होता है, इसी वजह से टूटता नहीं है बल्कि जितना मोड़ेंगे मुड़ जाता है। रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? दृढ़ ऊतक। रेशा उत्पन्न करने वाला जो पटुआ होता है ऑप्शन डी दृढ़ ऊतक का एग्जाम्पल अभी जस्ट आपने देखा। फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? ए दृढ़ ऊतक की वजह से। फल तथा बीज का जो कठोर आवरण है वो दृढ़ ऊतक के द्वारा तैयार किया जाता है। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। कार्क कोशिका में रहता है सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ। व्यापारिक कार्क किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉर्क के कैम्बियम से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? सी राइट आंसर, क्वेकर्स सुबेर से वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क प्राप्त होता है। मेदु ऊतक की कोशिकाएं होती है। ऑप्शन ए गोलाकार होती है मेदु ऊतक की कोशिकाएं। दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? कह रहे कि ये मेरुदक कोशिकाओं से निर्मित होती है, गलत है। यही आपका हो जाएगा, दृढ़ कोशिका में ये गुण नहीं होता है। बाद बाकी इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान होता है। ये कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाश वाली होती है। इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनके सिरे न्यूक्लियर होते हैं। यह भी आपका हो जाएगा सही है। बस ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे 36 का गलत दे दिया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। नंबर 37 में निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिका स्थान नहीं जाता है? यहाँ पे विभाज्योतिकी और दृढ़ ऊतक दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी टिक करिएगा। पौधे से प्राप्त होने वाला कॉर्क में कौन सी विशेषताएं नहीं होती है? ये विद्युत रोधी तथा ऊष्मारोधी तो होता है। इनके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव पाए जाते हैं।
38 का ऑप्शन नंबर बी, कॉर्क का ये विशेषता नहीं है, इसमें पर्याप्त मात्रा में जीवद्रव दिया हुआ पाया जाता है, ये गलत होगा। इनकी भित्ति से जल एवं गैस नहीं जा सकती, सही है। यह हल्का होता है एवं जल्द इसमें आग नहीं लगती, यह भी आपका सही होगा। विलामेन की आवश्यकता होती है, 39 का ऑप्शन नंबर सी, नमी के अवशोषण के लिए होता है। विलामेन की आवश्यकता पूछेगा, नहीं होती है, बताएंगे। किस प्रकार के जल में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है? अधिपादप मूल में। किस प्रकार के जल में विलामेन नामक आर्द्रताग्राही स्पंजी उत्तक पाया जाता है? अधिपादप मूल में पाया जाता है। आर्किड में विलोमन उत्तक पाया जाता है मूलों में, ऑप्शन बी। आर्किड में विलोमन उत्तक कहाँ पर? मूल में पाया जाता है। पौधे का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? अधिचर्म कहते हैं। 42 का ए राइट आंसर। शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे के एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधे में जलहानि को रोकता है? ऑप्शन सी राइट आंसर, सुबेरिन हो जाएगा। त्वचाजन उत्तक शीर्षस्थ विभाज्योतिकी से बनता है। यह निम्नांकित में से किसमें विकसित होता है? ऑप्शन ए बाह्य त्वचा में हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करते हैं? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग में कह रहा है कि निर्माण करता है ना? ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, आपको ध्यान रख लेना है। क्या है? ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ऑप्शन बी राइट आंसर। रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस राइट आंसर हो जाएगा, बाह्य त्वचा में। पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? कहते हैं पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे वाले परत को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। पौधे के अंतस्वत्चा, जिसे आप एंडोडर्मिस कहते हो, और संवहन मंडल के कह रहे के बीच में पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परिरंभ कहा जाता है, जिसे आप पेरिसाइकिल कहते हो। कैम्बियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कह रहा है कि सही नहीं है? तो ये जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में रहता है कैम्बियम, सही है। यह जो है ना, एक बीज पत्री तथा द्विबीज पत्री दोनों पौधे में पाया जाता है, गलत है। यह एक या कई परतों का बना होता है, सही है। इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली तथा जो आयताकार है ये वाली बनी होती है, यह भी आपका सही है। यानी कि कैम्बियम के बारे में ऑप्शन नंबर बस बी जो है ये गलत है, बाद बाकी सभी सही ऑप्शन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण या मूल उत्तक तंत्र के अंतर्गत शामिल हैं? ऑप्शन नंबर डी कॉर्टेक्स, परिरंभ, मज्जा तथा पीतकिरणें आपका सही जवाब है। पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य हैं। ऑप्शन बी भोज पदार्थ का निर्माण तथा उसका संग्रह करना पौधे के भरण उत्तक तंत्र के मुख्य कार्य में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? ऑप्शन बी इंडियोप्लास्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अजैव पदार्थ का संचयन करता है? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, इंडियोप्लास्ट। वह संवहन बंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर फ्लोएम पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बाइकोलेट्रल। वह संवहन मंडल जिनमें जाइलम के दोनों ओर क्या होता है? फ्लोएम, उसे क्या कहते हैं? उसे बाइकोलेट्रल कहा जाता है। और ये संवहन मंडल कहाँ पाए जाते हैं? ए हो जाएगा राइट आंसर, एक बीज पत्री पौधे के जड़े में पाया जाता है और ये संवहन मंडल। पौधे के स्टील परत में शामिल होते हैं, केवल परिरंभ नहीं होगा, परिरंभ तथा संवहन मूल भी नहीं। तीसरा वाला सही होगा, देखिए परिरंभ, संवहन, पूल तथा जो मज्जा है ये आपका हो जाएगा सही जवाब। ये तीनों पाए जाते हैं। नंबर 56
एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? ऑप्शन बी, वार्षिक वलय की गिनती करके एक वृक्ष की आयु का पता लगाया जाता है। वार्षिक वलय या वृद्धि वलय में शामिल होते हैं, क्या शामिल होते हैं? 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों पाया जाता है। वार्षिक वलय या फिर कहिए वृद्धि वलय में क्या होता है? वसंत काष्ठ तथा शरद काष्ठ दोनों। निम्नलिखित में से किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? अंतःरंभीय एधा की वजह से। ऑप्शन ए सही जवाब। एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं। वृक्ष की आयु कितनी होगी? ऑप्शन सी हो जाएगा 50 वर्ष, राइट आंसर। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं, क्योंकि ना अस्पष्ट जलवायवीय विभिन्नता नहीं होती है, इसी वजह से समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्ष में वार्षिक वलय नहीं होता है। पुराने पेड़ को जब काटा जाता है तो बीज का केंद्रीय भाग जो मजबूत, घना तथा गहरे कत्थई रंग का होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उसे आप साल के नाम से जानते हो, ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 61 के बाद 62 पर आइए। निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए। हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है। रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती है। चलिए 62 का एक सवाल आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है, जवाब पता हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं पता हो टेंशन फ्री रहिए। नेक्स्ट पार्ट इसका पार्ट 3 आएगा, उसमें आपको इसका जवाब 62 लिख करके स्टार्टिंग में ही बताया जाएगा। जिनको भी पता हो कमेंट आप ज़रूर करें। अच्छे से आप यहाँ पे देख लीजिए, क्या हृदय काष्ठ के सभी कोशिकाएं मृत होती है? क्या रस काष्ठ के कुछ कोशिकाएं जीवित तथा कुछ मृत होती है? यदि सन 2000 में एक वृक्ष में एक साइन बोर्ड की कील भूमि से 7 फीट की ऊंचाई पर लगाई गई और 2021 में यह कील बताइए कि अब कितनी होगी, यदि वृक्ष हर साल 5 इंच लंबाई के रूप में बढ़ जा रही है। यहाँ पे आपका होगा 7 फीट ऊंची होना चाहिए, ऑप्शन बी राइट आंसर। जटिल उत्तक बना होता है, ऑप्शन नंबर सी, भिन्न भिन्न कार्य करने वाले भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। चालिनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है, ऑप्शन ए राइट आंसर। फ्लोएम में चालिनी नलिका तथा सह कोशिका पाई जाती है। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण कितने तत्वों से होता है? 66 का राइट आंसर, ऑप्शन आपको सीट करना है 4। जाइलम एवं फ्लोएम का निर्माण 4 तत्वों से मिलकर होता है। संवहन उत्तक का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन बी, पार्श्व विभाज्योतिकी से होता है संवहन उत्तक का निर्माण। इनमें से कौन जाइलम तत्व नहीं है? 68 का सी हो जाएगा। सीव ट्यूब जो है ना जाइलम तत्व नहीं होता है। इसके अलावे ट्रैचिट्स, वेसल्स और फूड फाइबर्स जो होता है ये सारे होते हैं। फ्लोएम का एक परिपक्व चालिनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है। सी, क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में फ्लोएम का एक परिपक्व चालिनी नलिका वाहिका से भिन्न होती है क्रियात्मक केंद्रक के अभाव में। जाइलम का कौन सा तत्व मुख्य रूप से जल तथा खनिज लवण के परिवहन का कार्य करती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे वाहिनिकाएं और वाहिकाएं दोनों करती है, जिसके लिए आपको डी टिक करना पड़ेगा। जाइलम का कौन सा तत्व जीवित कोशिका का बना होता है? जाइलम मृदुतक होता है। जाइलम का पूछेगा कौन सा तत्व जीवित कोशिका का ना, तो जाइलम मृदुतक आपको बताना होता है। फ्लोएम का कौन सा तत्व मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो यहाँ पे समझ लीजिए, कह रहा है फ्लोएम का कौन सा तत्व जो है ना मृत कोशिका से बना होता है।
तो 72 का राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे सी, बाष्प तंतु बताना होता है। फ्लोएम का कौन सा तत्व मुख्यतः भोज्य पदार्थ के संवहन में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, चालनी नलिका सही जवाब है। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद करता है सहकोशिका। चालनी नलिकाओं में भोज्य पदार्थ के संवहन में मदद कौन करता है? सहकोशिका करता है। फ्लोएम का कौन सा तत्व फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है? फ्लोएम तंतु हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है दो चालनी नलिका के बीच में। फ्लोएम उत्तक में चालनी पट्टी पाई जाती है कहाँ पर? दो चालनी नलिका के बीच में। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है। 77 का ए राइट आंसर। आहार वहन के लिए पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होता है। पौधे में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जल वहन के लिए जाइलम जिम्मेदार होता है। शाखाओं से पत्तियां किन कारणों से झड़ जाती है? कॉर्क के बाहर विलगन परत बन जाने से शाखाओं से पत्तियां झड़ने लगती है। 79 का डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का कह सिद्धांत यानी कि थ्योरी जो है वो दिया था? यहाँ पे भी जेसी बोस साहब के द्वारा दिया गया था। भारतीय वैज्ञानिक थे, पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत जेसी बोस साहब ही दिए थे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? उपकला करते हैं। उपकला जो है ना, ये शरीर की सुरक्षा कवच का काम करने का कार्य करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक घाव भरने में सहायक होता है? उपकला उत्तक क्या करती है? ये घाव भरने में सहायक, मतलब घाव इसी की वजह से कहिए भरा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक लार ग्रंथि तथा श्वेत ग्रंथि में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर सी, क्यूबाइडल एपिथेलियम पाई जाती है। कहाँ पर? ये उत्तक है जो कि लार ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि में मिलता है। अंगों का विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक का नाम ऑप्शन नंबर बी एपिथेलियम है। त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। 85 का हो जाएगा बी राइट आंसर। स्तरित सल की एपिथेलियम से त्वचा की बाहरी सतह निर्मित होती है। निम्नलिखित में से किस एपिथेलियम उत्तक कोशिकाओं में रसांकुर तथा सीलिया पाए जाते हैं? स्तंभाकार में। निम्नलिखित में से पूछेगा किस में, आपको बता देना है। स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक कोशिकाओं में रसांकुर तथा सीलिया में पाए जाते हैं। सीलिया मतलब पाए जाते हैं। निम्न कथन पर विचार करके सही कथन बताइए, क्या होगा? कह रहा है कि एपिथेलियम उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है, गलत है। अंतर एवं कह रहा है कि अंतर कोशिकीय पदार्थ में अधिक होता है, गलत दिया है। संयोजी उत्तक में अंतर कोशिकीय पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से करीब करीब सटी होती है। यानी कि 87 का दोनों कथन गलत है। कौन सा कथन सही पूछा तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी टिक करिएगा, दोनों में से कोई नहीं। सल्की एपिथेलियम उत्तक का प्रमुख कार्य क्या है? सुरक्षा करना हो जाएगा 88 का सी राइट आंसर। पक्षमाभी एपिथेलियम उत्तक पाए जाते हैं। पक्षमाभी एपिथेलियम उत्तक पूछेगा, ट्रेकिया तथा गर्भाशय में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उत्तक त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करती है? तो एरियोलर करता है। देखिए पूछेगा कौन सा उत्तक, तो आपको बताना है एरियोलर जो है ना उत्तक त्वचा और मांसपेशी कहिए या फिर दो मांसपेशी को जोड़ने का काम करती है। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वसा की वजह से होता है। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? 92 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वसामय उत्तक जो है ना ये शरीर को गर्म रखने का काम करती है। ऊंट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? ऊंट का कुबर होता है वसामय उत्तक का बना हुआ, डी राइट आंसर।
निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में वसा की बूंदें भरी रहती है? 94 का डी, वसा संयोजी ऊतक में रहता है। किस ऊतक की कोशिकाओं में पूछेगा वसा की बूंद भरी होती है? तो वसा संयोजी ऊतक में भरी होती है। निम्नलिखित में ऊतक कौन है? 95 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रुधिर। निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? लाशिका। ऑप्शन 96 का बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक है? ऑप्शन नंबर देखिए, अस्थि तो है, उपास्थि भी है और लिगामेंट भी है। डी टिक करना पड़ेगा, इनमें से सभी संयोजी ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो शरीर को गर्म रखने हेतु तो उत्तरदायी है? अभी जस्ट आपने देखा था, अगर आपको ध्यान हो, वसामय ऊतक। श्वेत तथा पीला तंतु पाए जाते हैं। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरियोलर ऊतक में श्वेत तथा पीला तंतु पाया जाता है। वाइट एंड येलो फाइबर अवेलेबल रहता है। कोंड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, कोंड्रिन कहाँ पर होती है? उपास्थि में पाई जाती है। टेंडन का निर्माण होता है 101 का ऑप्शन ए, टेंडन का निर्माण होता है श्वेत तंतुमय ऊतक से। लिगामेंट का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर आपको बताना है बी राइट आंसर, पीला तंतुमय ऊतक से निर्माण होता है लिगामेंट का। टेंडन तथा लिगामेंट किस प्रकार के ऊतक है बताएं? ऑप्शन ए, संयोजी ऊतक होता है टेंडन और लिगामेंट। निम्नलिखित कथन पर विचार करके सत्य कथन को चुनिए। 104 का राइट आंसर है, टेंडन मांसपेशी को अस्थि से अथवा दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है। सही है कथन। लिगामेंट हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का भी काम करता है। एक तरह से अभी आपने देखा था यह सवाल। दोनों कथन सत्य है, ऑप्शन नंबर सी। सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में पाई जाती है। लेक्राइमल ग्रंथि क्या स्रावित करती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसू। किस ऊतक से तलवे, खुर और सींग बनते हैं? ऑप्शन नंबर बी, काइटिन से क्या होता है? तलवा, खुर और सींग बनता है। ऑस्टियोब्लास्ट्स नामक कोशिका उपस्थित रहती है अस्थि में, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑस्टियोब्लास्ट नामक कोशिका कहाँ पर? अस्थि में रहता है। 108 का ए सही जवाब हो जाएगा। कॉन्ड्रियोब्लास्ट नामक कोशिका पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, उपास्थि में। कॉन्ड्रियोब्लास्ट पूछेगा कहाँ पर? उपास्थि। 109 का ऑप्शन नंबर बी बताना है, सही जवाब हो जाएगा। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है कहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक में। एरियोलर ऊतक में पाए जाने वाले निम्नलिखित कोशिकाओं में कौन रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए प्रोटीन हिस्टामिन स्रावित करता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, मास्ट कोशिकाएं सही जवाब हो जाएगा। 111 का बी राइट आंसर। 112 निम्नलिखित में से कौन प्लीहा, यकृत तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है? यहाँ पे बताना है ऑप्शन सी, जालवत संयोजी ऊतक जो है ना, ये पूछेगा तो बताइएगा प्लीहा, यकृत, साथ ही साथ अस्थि मज्जा, इन सभी जगहों पर ये पाए जाते हैं। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर? सबसे मोटी पूछा ना, बी तलवा पर। सबसे पतला पूछा, क्या बताना है? आँख के पलक पर होता है सबसे पतला त्वचा। वृद्धावस्था में त्वचा की झुर्रियाँ पड़ने लगती है ना, इसका रीजन बताइए। इसका रीजन है ना, चर्म में वसा ऊतक की क्या होता है? कमी हो जाना। ऑप्शन सी राइट आंसर। नाभि रज्जु है, ऑप्शन भ्रूणीय संयोजी ऊतक, डी सही जवाब। नाभि रज्जु पूछेगा तो भ्रूणीय संयोजी ऊतक होता है। हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है कहाँ पर? ऑप्शन डी बताइएगा। स्तनियों की अस्थियों में पाया जाता है हैवर्सियन तंत्र। हिस्टामिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो भाग लेती है, ऑप्शन नंबर बी, एलर्जी प्रतिक्रियाओं में भाग लेती है। हिस्टामिन एक प्रकार का क्या है? प्रोटीन है और ये एलर्जी प्रतिक्रिया में भाग लेता है। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाले कुल प्रोटीन का ऑप्शन नंबर बी 1/3 भाग होता है। कोलेजन फाइबर शरीर में पाए जाने वाला कुल प्रोटीन का 1/3
भाग आपको याद रखना है। संयोजी उत्तक का अधिकांश प्रोटीन है, क्या है? कोलेजन है, सी राइट आंसर। बाह्य कर्ण में पाए जाने वाले अंतः कंकाल हैं, ऑप्शन नंबर ए उपास्थि राइट आंसर। शारीरिक अंगों में गति के लिए जिम्मेदार उत्तक का नाम बताना है, ऑप्शन नंबर आपको भी बताना है पेशी उत्तक जो है ना, शारीरिक अंग में गति के लिए ये जिम्मेदार उत्तक होता है। बताइए कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है कहाँ पर? 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पेशी उत्तक में सार्कोप्लाज्म नामक तरल पाया जाता है। अरेखित तथा रेखित उत्तक मूल रूप से किस प्रकार के उत्तक हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेशी उत्तक होगा। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक का नाम है, ऑप्शन नंबर बी, आरेखित पेशी। नेत्र के आइरिस में पाए जाने वाला उत्तक होता है आरेखित पेशी, सही जवाब। इंटरकैलेटेड डिस्क उपस्थित होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, हृदयक पेशी में। इंटरकैलेटेड डिस्क पूछेगा, हृदयक पेशी में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, रेखित पेशी हो जाएगा। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी के संकुचन एवं प्रसार के कारण होता है? ऑप्शन नंबर बी, आरेखित पेशी की वजह से। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह आरेखित पेशी के संकुचन और प्रसार के कारण ही होता है। मायोफाइब्रिल जो है नामक रचना कह रहा है किस उत्तक में पाई जाती है? 129 का ए राइट आंसर, पेशी उत्तक में हो जाएगा, सही जवाब। निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है? राइट आंसर सी, कार्डियक पेशी में क्या होता है? थकान उत्पन्न नहीं होता है। रेखित में, आरेखित में होता है। शरीर के कुल भाग का लगभग 50% भार होता है रेखित पेशी का। शरीर के कुल भाग जो भार है, वेट है, उसका 50% जो वेट है ना, वो रेखित पेशी का होता है। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है, ऑप्शन बी, तंत्रिका उत्तक से। संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है तंत्रिका उत्तक से, बी राइट आंसर। तंत्रिका उत्तक की इकाई क्या होती है? तंत्रिका उत्तक की इकाई ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी राइट आंसर, न्यूरॉन होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, 134 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तंत्रिका का कोशिका जो है ना, मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। जन्म के बाद मानव के किस उत्तक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर, तंत्रिका में। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाएं क्या कहलाती है? ऑप्शन सी हो जाएगा, डेंड्राइट्स कहलाती है। न्यूरॉन के डेंड्रन से निकलने वाली पतली पतली शाखाओं का नाम क्या है? डेंड्राइट्स। 137 रैनवियर के नोड कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका में, ऑप्शन सी राइट आंसर। दो न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं? दो न्यूरॉन के जोड़ को सिनेप्स के नाम से जाना जाता है। न्यूरॉन कोशिका में संवेदना का संचार कैसे होता है? ए राइट आंसर, एक न्यूरॉन के एक्सॉन से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स में होता है। 139 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बायोप्सी संबंधित है, ऑप्शन सी, परीक्षण के लिए उत्तकों को शरीर से अलग करने से बायोप्सी संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको सारी बातें बता दी गई थी, 140 क्वेश्चन आपने देखा। आशा करता हूँ कि क्लास अच्छा लगा होगा।